हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के आज के वीडियो में शुरू करते हैं 19 जुलाई के करंट अफेयर्स। लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल पर कुछ क्विजेज भी शुरू कर दी गई हैं और ये जो क्विज़ है वो इसलिए ऑर्गेनाइज की जा रही है ताकि आपको जो फैक्ट भूलते हैं वो आपको याद रहें। आप पढ़ते बहुत अधिक हैं लेकिन एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक नए प्रकार की क्विज शुरू की है अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो इससे आप लोग ज़रूर जुड़ जाएं और इसका पूरा फ़ायदा आप लोग ज़रूर उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जवाब इसका ज़रूर दीजिएगा। और देखिए, अगर यहाँ पर आपका जवाब गलत होता है और उसके बाद सही जवाब आपको पता चल जाता है तो फिर एग्ज़ाम में आपका जवाब गलत नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 के विजेता किन किन देशों से हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के जो विजेता हैं वो अलग अलग कंट्रीज से हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि किन किन देशों से हैं, वो आपको बताना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 ये जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है CPJ के द्वारा। CPJ का फुल फॉर्म होता है कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, ठीक है। और 2019 में जो पुरस्कार दिया गया था उसमें एक भारतीय पत्रकार जिनका नाम था नेहा दीक्षित, वो भी इसमें शामिल थी। लेकिन इस वर्ष यानी कि 2020 में कोई भी भारतीय पत्रकार इसमें शामिल नहीं है। तो सीधे सीधे ऑप्शन बी और सी में भारत है, तो हम भारत को, ये दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। ईरान, नाइजीरिया और रूस, ये 4 देश हैं जहां के पत्रकारों को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार बाई CPJ कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये जो चारों पत्रकार हैं इनके नाम भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश के पत्रकार शाहिदुल आलम को, ईरान से मोहम्मद मोसेद को, नाइजीरिया से डापो ओल रूनेमू को, रूस के स्वेतलाना प्रोकोपाएवा को, ये 4 पत्रकार हैं जिनको इस वर्ष इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 CPJ के द्वारा प्रदान किया गया है। और इन चारों पत्रकारों को अपनी रिपोर्टिंग के लिए बदले की भावना में या जो कुछ भी रहा हो, कुछ इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे भी शुरू कर दिए गए थे, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 2019 में CPJ ने नेहा दीक्षित को पुरस्कृत किया था, भारतीय पत्रकार। CPJ के बारे में जान लीजिए। CPJ कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, USA में है। CPJ को पत्रकारिता का रेड क्रॉस भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। CPJ को पत्रकारिता का रेड क्रॉस की संज्ञा दी जाती है। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार यानी कि इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड, जिसको आप IPFA कह सकते हैं, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। तो 10 साल बाद CPJ 1981 में, IPFA 1991 में, ठीक है। तो जरूर याद रखना इसको। बांग्लादेश, ईरान, नाइजीरिया और रूस से। तो अगर विकल्प में भारत शामिल होता है तो उसको बाहर कर देना। 2019 में भारत शामिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हरेला नामक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हरेला, हरेला का मतलब होता है हरे रंग का दिन। तो ये जो त्यौहार है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड में वर्ष में 3 बार इसका आयोजन किया जाता है। पहली बार इसका आयोजन जब होता है तो वो चैत्र की नवरात्रि के दिन होता है, ठीक है। और दूसरी बार इसका आयोजन होता है शरद नवरात्रि में। और तीसरी बार इसका जो आयोजन होता है वो मानसून की शुरुआत में, लगभग जुलाई के महीने में की जाती है, ठीक है। तो हरेला, हरे रंग का दिन नामक त्यौहार उत्तराखंड का अब राज पर्व भी माना जाता है और ये वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, ये भी आप याद रखना। और धाद नामक एक संस्था है, धाद नामक एक संस्था है जिन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है कि हरेला उत्सव पर वृक्षारोपण किया जाता है। और धाद नामक जो संस्था है, रायपुर ब्लॉक में एक अस्थल नामक गांव है, अस्थल नामक गांव है जहां पर स्मृति वन का विकास किया जाएगा, स्मृति वन का। तो ये भी याद रखना कि स्मृति वन जो है ये उत्तराखंड में विकसित किया जा रहा है, अस्थल गांव में, जो कि रायपुर ब्लॉक में स्थित है। और इसे किसकी याद में विकसित किया जा रहा है? तो एक बहुत ही मशहूर लोक गायक हैं,
उत्तराखंड के, जिनका नाम है जीत सिंह नेगी। जीत सिंह नेगी। तो जीत सिंह नेगी के याद में स्मृति वन स्थापित किया जा रहा है अस्थला गांव, जो कि रायपुर ब्लॉक उत्तराखंड में स्थित है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने वृक्षारोपण करके इस उत्सव की शुरुआत की है, स्मृति वन की शुरुआत की है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि मुख्यमंत्री हैं कहाँ के? उत्तराखंड के। प्रथम ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी शुरुआत की गई है एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक और आंध्र प्रदेश में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे के द्वारा। और यह पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग के द्वारा एकीकृत प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जिसके द्वारा दीक्षा और निष्ठा पोर्टल दोनों ही संचालित किए जा रहे हैं। एक का नाम है दीक्षा, दूसरे का नाम है निष्ठा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया, जिन्होंने महाराष्ट्र की पहली डैश के रूप में सेवा की थी। तो ये तस्वीर आप देखिए, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। तो ये कौन है? ये महाराष्ट्र की पूर्व चुनाव आयुक्त हैं नीला सत्यनारायण, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन ए, चुनाव आयुक्त। तो महाराष्ट्र की ये पहली महिला चुनाव आयुक्त थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो ये भी आप जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। निधन से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया? नेल्सन मंडेला दिवस अभी हाल ही में मनाया गया था और ये मनाया गया था कब? 18 जुलाई को। तो ये भी आप याद रखना, 18 जुलाई को। और यूएन के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई थी वर्ष 2009 से। ठीक है, और यहाँ पर जो अन्य विकल्प हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। 1 जुलाई को मनाया गया था नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में, नेशनल डॉक्टर्स डे। और इसी दिन मनाया गया था नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी। और 1 जुलाई को ही मनाया गया था नेशनल पोस्टल वर्कर डे, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे। तो 3 दिवस मनाए गए थे 1 जुलाई को। 15 जुलाई को क्या मनाया गया था? जी हाँ, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया था 15 जुलाई को। 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे के रूप में मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, नेल्सन मंडेला, जिन्हें अक्सर दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, उनका जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुआ था। उनके और भारत देश के राष्ट्रपिता के बीच अनेकों समानताएं थी। वे गांधी जी से इतने अधिक प्रभावित थे कि उन्होंने गांधी जी की विचारधारा से सामंजस्य बनाने वाली समिति को दक्षिण अफ्रीका की जीत का श्रेय दिया था। अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी को 1993 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो ये भी आप याद रखना, 1993 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था किसको? नेल्सन मंडेला को। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, हिंदी में कहेंगे इसे वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक है तीसरी। पहले स्थान पर है चाइना, दूसरे स्थान पर है यूएसए और तीसरे स्थान पर है अपना प्यारा भारत। तो इंडिया है तीसरे स्थान पर। और इसी के साथ आपको याद होगा कि ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2020 में भी पहले स्थान पर था चाइना और ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स में भारत की रैंक थी 12वीं। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और सर्वाधिक टिन उत्पादक, एशिया का सबसे अधिक टिन का उत्पादन करने वाला जो देश है वो कौन सा है? ये आप कमेंट करके हमें बताइए कि एशिया में सबसे अधिक टिन का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। भारत का ये पड़ोसी देश है, उसके बारे में आप बताइए। तो फ्रेंड्स, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत तीसरा शीर्ष देश है। वार्षिक वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक यानी कि MRI रिपोर्ट, ये अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कसमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा जारी की गई है ताकि यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत में 48 कंट्रीज के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए
सबसे उपयुक्त स्थान को रैंक किया जा सके। प्रत्येक देश का मूल्यांकन 4 प्रमुख क्षेत्रों में किया गया है। एक तो है इसका बाउंस बैक एबिलिटी, दूसरा है कंडीशन, तीसरा है कॉस्ट और चौथा है रिस्क। चीन और यूएसए एमआरआई इंडेक्स 2020 में क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं। इंडिया है तीसरे स्थान पर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे। आईओसी ने डैकर युवा ओलंपिक खेल को कब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया है? तो आईओसी ने यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने डैकर युवा ओलंपिक खेल को 4 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। यह खेल होना था पहले 2022 में, अभी होगा 2026 में। ठीक है। और अगर हम बात करें आईओसी के बारे में तो आईओसी की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लुसाने में है। लुसाने है स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है थॉमस बाग। और जो ओलंपिक होते हैं फ्रेंड्स वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है समर ओलंपिक, और जो अगला समर ओलंपिक है वो आयोजित किया जाएगा जापान में। हालांकि इसका आयोजन 2020 में ही होना था, लेकिन 1 वर्ष के लिए इसे टाल दिया गया है, तो जापान में 2021 में इसे आयोजित किया जाएगा। और दूसरा होता है विंटर ओलंपिक। तो विंटर ओलंपिक का 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ पर होगा? बीजिंग में होगा, जो कि चीन में है। और इसके 4 साल बाद 2026 का जो आयोजन होगा वो इटली में किया जाएगा, विंटर ओलंपिक का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस देश ने बहुआयामी गरीबी यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है भारत के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और जो यूनाइटेड नेशन ने लेटेस्ट डेटा डाला है उसके मुताबिक भारत जो है ये बहुआयामी गरीबी को दूर करने में काफ़ी हद तक सफल रहा है। तो भारत में स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति से लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2005-06 से 2015-16 के बीच रिकॉर्ड 27.30 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है उससे बाहर निकले हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी कि ओपीएचआई ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा ये जो इंडेक्स जारी हुआ है तो उसके आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2000 से लेकर 2019 के बीच 75 में से 65 देशों के बहुआयामी गरीबी स्तर में काफ़ी कमी आई है। रिपोर्ट ये बताती है कि जिन 65 कंट्रीज़ ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कम किया है उसमें 50 देश ऐसे हैं जहां पर गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या में बहुत अधिक कमी दर्ज की है। सबसे बड़ी कमी आई है भारत में, जहां पर लगभग 27.3 करोड़ लोग 10 सालों के दौरान मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। तो ये भी आप याद रखना कि भारत में कुल 27.3 करोड़ लोग जो है वो MP यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं पिछले 10 सालों में। तो 4 देशों में आर्मेनिया, भारत, निकारागुआ और उत्तरी मैसेडोनिया प्रमुख हैं। ठीक है। तो भारत में सबसे अधिक लोग जो है बाहर निकले हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से। इनकी संख्या कितनी है? 27.3 करोड़। 34वां ला लीगा पुरस्कार किसने जीता है? 34वां ला लीगा पुरस्कार तो फ्रेंड्स ये जीता है रियल मैड्रिड ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। रियल मैड्रिड जो कि स्पेन का एक फुटबॉल क्लब है, ये भी आप याद रखना, स्पेन का फुटबॉल क्लब है। और स्पेनिश फुटबॉल चैंपियनशिप ला लीगा में पिछले 3 साल में पहला और कुल 34वां खिताब जीतने में सफल रहा। रियल मैड्रिड ने लीग की वापसी के बाद अपना विजय अभियान जारी रखा है और उसने अपने करीबी प्रतिद्वंदी बार्सिलोना पर 7 अंक की बढ़त बनाकर यह खिताब अपने नाम की है। तो आपको याद करना रखना है, बस इतना याद रखना है कि 34वां जो ला लीगा पुरस्कार है वो जीता है स्पेन के फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से, बताइए कि किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण के लिए गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान बनाया है?
तो रूस, जापान, भारत या फिर चीन। सही जवाब क्या है कमेंट करके आप हमें बताएंगे। लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल पर लगातार क्विजेज भी ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, तो उसको भी आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करें अपने स्कोर को बेहतर करने के लिए और अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर किया करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।